एक तरफ तो आप कह रहे हो कि 3 बच्चे हैं, दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि वो पेट में थी चौथी बच्ची। तो जब वो पेट में कहां से आई, जब आप 5 साल पहले तलाक बता रहे हो? एक तरफ तो आप कह रहे हो, या तो ये कहो कि 4 साल पहले तलाक हुआ था तो हम मान जाएंगे हाँ भाई चलो पेट में हो सकती है। एक तरफ तो आप 5 साल कह रहे हो, एक तरफ कह रहे हो वो पेट में थी। तो इसका मतलब आप जो है 2 साल के गैप में कहां से बच्ची पेट में आ गई? 1 साल का गैप आप कर रहे हो, खुद कर रहे हो, अपने जुबान से कर रहे हो। एक तरफ कह रहे हो वो पेट में थी, एक तरफ कह रहे हो वो 5 साल पहले तलाक हो गया था। 4 साल कहते तो कुछ बात बनती, अब कहते हैं जी वो पेट में थी तलाक हो गया था। तो मुस्लिम कानून के अनुसार, मुस्लिम कानून जो है, कानून क्या कहता है? न केवल भारत का कानून जो मुस्लिम मोमडन लॉ है, बल्कि दुनिया का के जितने भी देश हैं जहां पर मोमडन कानून चलता है, वो मोमडन कानून जो है वो कुरान और हदीस के अकॉर्डिंग जो है वो कस्ट को चलता है। हमारे कानून क्या है? कस्टम्स जो हमारे रीति रिवाज थे, उन्हीं कस्टम्स को कानून का रूप दिया गया है और वही कस्टम जो है वो कानून बने हैं, चाहे वो हिंदू कस्टम हो, चाहे वो ईसाई कस्टम हो, चाहे वो मुसलमान कस्टम हो। जो हमारे पूर्वजों के रीति रिवाज थे, जो कस्टम थे, उन्हीं को सरकारों ने कानून का नाम दिया है और वो कानून बने हैं। तो मुस्लिम कानून के अकॉर्डिंग, मुस्लिम कानून के अनुसार पूरी दुनिया में, न केवल भारत में, पाकिस्तान में, सऊदी अरब में, बांग्लादेश में, जितने भी मुस्लिम, ईरान में, इराक में, जितने भी मुस्लिम का देश है, वहाँ मुस्लिम कानून के मुताबिक अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है, चाहे वो 1 महीने की प्रेग्नेंट है, चाहे 15 दिन की प्रेग्नेंट है, चाहे वो 1 दिन की भी प्रेग्नेंट है, और 9 महीने तक अगर कोई इंसान उसको तलाक देता है तो वो तलाक उसको मानी नहीं जाएगी। ये कानून है। एपी सिंह भैया, मुस्लिम कानून पढ़ के आ, मुस्लिम कानून को पढ़, उसके बाद दुनिया को गुमराह करना। दुनिया को गुमराह करने की कोशिश ना करो। तेरा सामना मोमिन मलिक से है, समझ गया? तेरा सामना मोमिन मलिक से है जो कानून को जानता है, तेरे की तरीके से फेंकता नहीं है लंबी लंबी, बल्कि कानून की बात करता है। अगर कोई महिला गर्भवती है और उसका पति तलाक दे देता है तो वो तलाक जो है मान्यता नहीं है। और आप कहते हो अप्पू के सामने हुआ, तो तलाक के लिए तो 2 गवाह चाहिए, कम से कम 2 गवाह, ज्यादा से ज्यादा 3, 4 या ज्यादा कितने भी हो। तो उसके अप्पू का अगर एक गवाह था, वो इस दुनिया में नहीं है, तो दूसरा गवाह कौन था ये बता। पहली बात तो जब सीमा हैदर गर्भवती थी, अगर उसके पति ने तलाक दिया तो वो तलाक होती ही नहीं अगर वो गर्भवती है। और अगर तू कहता है उसका अब्बू था, तो दूसरा गवाह कौन था? क्योंकि 2 गवाहों के सामने तलाक होती है। तो आप झूठ बोलना बंद करें, दुनिया को आपका झूठ अब पसंद नहीं आ रहा। कुछ दिनों में लोग आपके पीछे जूते लेके लग जाएंगे, आपको घरों से निकलना मुश्किल हो जाएगा। लोगों को गुमराह मत करो। अब आगे सुनो। चौथी में जो बच्चा है, सीमा का बेटी है, उसका जन्म भी सीमा के अब्बा जान के यहाँ हुआ, मतलब ननिहाल में बच्चों को कोई मतलब नहीं रहा, कभी नहीं गुलाम हैदर का किसी से कोई मतलब। अब ये कह रहा है कि जो चौथा बच्चा है उसका जन्म इसके अब्बा जान के हुआ, तो चौथे बच्चे का, सारे बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र लेके आइए, उसके अंदर गुलाम हैदर का नाम लिखा हुआ है और गुलाम हैदर का ही एड्रेस लिखा हुआ है। ये झूठ बोल रहा है। अब आगे सुनो। 5 साल होने जा रहे हैं, उसी दौरान जब सीमा के अब्बा जान का 5 साल देहांत हो गया, एक्सपायर हो गए, तब सीमा का उसी दौरान सचिन से प्रेम हुआ, मित्रता हुई। उसके बाद सीमा भारत आई, पहले नेपाल आई, तब सीमा ने बच्चों के बारे में बताया। अब ये कह रहा है कि सचिन से प्रेम हो गया, उसी दौरान सचिन से प्रेम हो गया। प्रेम कहाँ हो गया? वो तो भारत में आने से पहले किसी और इंसान के साथ लिव इन में रह रही थी।
उसकी सारी वीडियो वायरल हुई है, सारे फोटो वायरल हुए हैं। अगर प्रेम होता, अगर सचिन का सच्चा प्रेम होता, तो फिर ये उस इंसान के साथ लिव इन में क्यों रह रही थी जिसके साथ ये इसके वीडियो वायरल हुए, तस्वीरें वायरल हुई है, उसके साथ क्यों रह रही थी? अगर सचिन का सच्चा प्रेम होता तो वो फोटो तो सामने आने नहीं चाहिए थे। इसने कहां बताया कि गुलाम हैदर के जाने के बाद मैं किसी और के साथ संबंध में थी और उसके बाद मेरा जो सचिन से प्यार हुआ? इसने कहीं बोला है? कहीं भी नहीं बोला। वो खुद रिलेशन में थी और जिस दिन भारत में आई उसको ये कह के आई है कि मैं अपने गांव जा रही हूं। तो ये कहां प्यार है? ये तो झूठा प्यार है, बकवास है। आगे कहता है तो सचिन ने कहा ठीक है बच्चों को भी कि नेपाल आई तो बच्चों और सचिन ने कहा कि ठीक है आप ले आइए। ठीक है, कितनी आसानी से बता रहा है, जैसे सारी प्लानिंग इसी ने करके दी हो। सारी नेपाल की प्लानिंग, सारी इसने आइडियाज इसी ने दिया हो। कितने कॉन्फिडेंस से बता रहा है। सीमा खुश हो गई, फिर वापस जाके सीमा नेपाल से फिर वापस पाकिस्तान पहुंची और फिर अपने चारों बच्चों लेकर के सीमा भारत आई। बच्चों का बेस्ट कस्टोडियन मदर है, खासकर 3 बेटियों की, जो 3 बेटियां हैं। बच्चों की बेस्ट कस्टोडियन मदर है। बच्चों की बेस्ट कस्टोडियन मदर कब होती है? जब पति खर्चा ना दे रहा हो, जब पति शराब पीता हो, जब पति मारता पीटता हो, जब पति घर से निकाल देता हो, जब पति जुल्म करता हो और बच्चों का ख्याल न रखता हो, तब बेस्ट कस्टोडियन है मदर। जब वो कमाने के लिए सऊदी अरब चला गया, वहां से रुपए भेज रहा था, वहां से डॉलर भेज रहा था, रियाल भेज रहा था और बच्चों के खर्चे को भेज रहा था, सीमा के खर्चे को भेज रहा था, ना मारता था, ना पीटता था, ना कुछ करता था, तो फिर बेस्ट कस्टोडियन। और आप ऐसे पति को छोड़ के आ गई जिसका आपने घर बेच दिया, जिसका आपने मकान बेच दिया, जिसके रिपेयर के 3 लाख रुपए आप लेके भाग आई, जिसके पैसे आपने सचिन को दे दिए, जिसके पैसे आपने बर्बाद कर दिए, फैमिली को बर्बाद कर दिया, बच्चों की पढ़ाई को बर्बाद कर दिया। और यहां नेपाल से भारत में एक नेपाल का कानून तोड़ा, वहां से बच्चों को अपहरण किया सचिन ने और सीमा ने। उसके बाद नेपाल को कानून को तोड़ते हुए बॉर्डर के कानून को तोड़ा, भारत में घुस गए इलीगल तरीके से। एफआईआर आपके खिलाफ हो गई, आपको जेल में काटनी पड़ी, अब आप जमानत पे हैं, आपकी जांच चल रही है, आप पर केस चलेगा, आपको 5 साल सजा होगी। ऐसे हालात में मदर कभी भी बेस्ट कस्टोडियन कोर्ट नहीं मानता है। ऐसे हालात में हमेशा फादर ही बेस्ट कस्टोडियन माना जाएगा। जिन हालात में आपने पैदा किए हैं, आपने अपने पति को छोड़ दिया, आपको खर्चा मिल रहा था, आपको खाना पीना मिल रहा था, आपको सब कुछ मिल रहा था, उसके बावजूद आपने अपने पति के घर को बेच दिया, उसके 3 लाख रुपए लेके आ गई, उसके बच्चे लेके आ गई, उसके साथ धोखा किया, फरेब किया, झूठ बोला। आपने नेपाल सरकार के साथ धोखा किया, झूठ बोला, फरेब किया। आपने होटल मालिक के साथ झूठ बोला, फरेब किया। आपने भारतीयों के साथ झूठ बोला, फरेब किया, भारतीय को गालियां दी, भारतवासियों को गालियां दी, भारत के वकीलों को गालियां दी। आपने हमारे आर्मी के 2 नौजवानों को सस्पेंड कराया। आपने जब अपने बच्चों को बॉर्डर पास कर रही थी तो मुंह में हाथ डाल के उल्टी कराई। हमारे 2 फौजियों को धोखा दिया, उनकी नौकरी को खराब कराया, उनको परेशान किया और वो आज इंक्वायरी भुगत रहे हैं, सस्पेंड है। तो आप पकड़ी गई, जेल में रही। ऐसे हालात में बेस्ट कस्टोडियन मां कभी भी नहीं हो सकती, ये कोर्ट मानता है। ऐसे हालात में बाप ही बेस्ट कस्टोडियन है और यहां पर तो कस्टडी का सवाल ही नहीं उठता। अब तो नेपाल में अपहरण का मुकदमा आपके खिलाफ हमने कर दिया है। नेपाल की पुलिस आपको भारत से जल्दी अरेस्ट करके लेके जाएगी, सचिन को भी अरेस्ट करके लेके जाएगी, सीमा को भी अरेस्ट करके लेके जाएगी और सारे बच्चों को आपसे रिकवरी करेगी और कोर्ट में पेश करेगी। क्योंकि यहां पर कस्टोडियन का कोई सवाल नहीं। कस्टोडियन का सवाल वहां होता है जहां मियां बीवी एक साथ रह रहे हो, उनके बीच में लड़ाई हो जाए, एक ससुराल में रह रही हो, दूसरे मायके में रह रही हो, वहां पर कस्टोडियन का काम चलता है। ये केस बिल्कुल अलग है, यहाँ पर कस्टोडियन का कोई मामला नहीं बनता। यहाँ पर तो अपहरण का मामला है
और यहाँ पर अबडक्शन का मामला है, दो देशों के कानून तोड़ने का मामला है, नेपाल के रूल रेगुलेशन को तोड़ने का मामला है। तो यहाँ तो नेपाल की पुलिस करेगी जो कुछ करना है। नेपाल की पुलिस उठा के लेके जाएगी सीमा को, उठा के लेके जाएगी सचिन को, और ये एपी सिंह कुछ नहीं कर सकता। ये घंटा बजा ले बैठा बैठा, ये तबला बजा ले, जो मर्जी कर ले। नेपाल की पुलिस इसको लेके जाएगी, अरेस्ट होगी, मानव तस्करी में कम से कम 20 साल की सजा होगी, फांसी की सजा भी है और 20 साल की सजा भी है। अगर ये प्रूव हम कर देंगे कोर्ट में कि इन्होंने जानबूझ के जो ना सचिन ने यहाँ बच्चों का अपहरण करवाया किया, तो 20 साल की कैद है या ज्यादा से ज्यादा फांसी भी होगी। तो यहाँ कस्टोडियन का तो सवाल ही नहीं है, यहाँ तो रिकवरी का सवाल है। तो ये सब झूठ है। आगे और देखो क्या कहते हैं। उनकी बेस्ट कस्टोडियन मदर है, उससे अच्छा, मदर से अच्छा बेटियों के बारे में कोई देख समझ नहीं सकता, उनकी परवरिश नहीं कर सकता। मदर से ज्यादा बेटियों के बारे में कोई केयर नहीं कर सकता। बेटियों को जहां मदर कोई दूसरा इलीगल खसम ना करे, कोई इलीगल फ्रेंड ना बनाए, वहां बेटियों के लिए माँ अच्छी होती है। जहां माँ खुद ही गंदगी कर रही है, खुद ही इलीगल रिलेशन में रह रही है, खुद ही बिना शादी के, बिना तलाक के जबरदस्ती जो ना हनी ट्रैप करके उसके बड़ी हुई है, गलत रिश्ता है, अनैतिक रिश्ता है, अवैध रिश्ता है, वहां पर जहां माँ खुद खराब है, वो अनैतिक रिश्ते में रह रही है, वहां लड़कियों की देखभाल कैसे कर सकती है बताओ। वहां लड़कियों का भविष्य सुरक्षित नहीं है, किसी भी सूरत में सुरक्षित नहीं है। पर भारत में जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा है, और केवल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नहीं, भारत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा है, लेकिन निकम्मी बचाओ, धोखेबाज बचाओ, जालसाज बचाओ, पेट में छुरा को घोंपने वाली बचाओ, पति का को बर्बाद करने वाली बचाओ, अपने देश को की से गद्दारी करने वाली बचाओ, नेपाल के कानून तोड़ने वाली बचाओ, नेपाल में अपहरण करने वाली बचाओ का भारत में नारा नहीं है। भारत में जो नारा है, भारत में जो नारा है वो बेटी बचाओ का है, और हमने दिया है, पानीपत से दिया है। भारत में बेटी बचाओ का नारा है, हमने दिया है और पानीपत से दिया है। लेकिन हमने धोखेबाज बचाओ का नारा नहीं दिया है, हमने चालबाज बचाओ का नारा नहीं दिया, हमने पीठ में छुरा घोंपने वाली बचाव का नारा नहीं दिया, हमने बेवफाई करने का बचाव का नारा नहीं दिया, बेटी बचाओ का दिया है। बेटी बन के आती, हम बेटी को बचाते, बेटी का सम्मान भी करते, बेटी को प्रोटेक्ट भी करते, और उसके 4 बच्चे उसको सौंप के आती, उससे हाथ जोड़ के माफी मांगती, मेरा आपका नहीं बनेगा, ये अपने बच्चे पकड़ो, ये अपना घर पकड़ो, ये अपनी चाबी पकड़ो, ये अपनी धन दौलत पकड़ो, ये अपना सोना चांदी पकड़ो, आप की जिंदगी आप जियो, मुझे मेरी जिंदगी जीने दो। और भारत में वीजा लेके आती, तब बेटी बचाओ का नारा आप पे लागू होता। हम उस वक्त आपको सर माथे पे रखते, लेकिन भगोड़ी बचाओ का नारा हमने नहीं दिया, झूठी बचाओ का नारा हमने नहीं दिया। हमारा देश झूठी बचाओ का नारा नहीं देता, हमारा देश भगोड़ी बचाओ का नारा नहीं देता, हमारा देश कानून के तोड़ने वाली बचाओ का नारा नहीं देता, हमारा देश जो है वो इलीगल ट्रेसपासर्स करके आने वालों को बचाओ का नारा नहीं देता। हमारा देश अतिथि देवो भव का नारा देता है कि दुनिया के जितने भी गेस्ट हैं हम उनको अतिथि देवो भव का नारा देते हैं। लेकिन जो लोग भारत सरकार की परमिशन से भारत में आएंगे, उन लोगों को हम अतिथि देवो भव कहेंगे। कल को तो 4 आतंकवादी भी नेपाल से आ जाएंगे। अभी वो बस हमला हुआ, क्या हुआ उसमें, कौन जिम्मेदार है? ऐसे ऐसे लोग ही जिम्मेदार हैं जो गलत इलीगल तरीके से हमारे भारत में प्रवेश करते हैं, और हम उनको
4 नारे वो अगर वो फंस जाएं तो वो कहते हैं भारत माता की जय, अगर वो फंस जाते हैं वो कहते हैं जय श्री राम, अगर वो फंस जाते हैं कहते हैं अल्लाह अकबर, अगर वो फंस जाते हैं वो कहते हैं हिंदुस्तान जिंदाबाद, अगर वो फंस जाते हैं वो कहते हैं भारत माता की जय। तो भारत में कोई कांड करके भारत माता की जय बचने के लिए कहेगा या भारत माता की का झंडा लहराएगा भारत का बचने के लिए, तो क्या हम मान लेंगे? आप बताओ। एक तरफ तो आप भारत की आंतरिक सुरक्षा को खतरे में डाल रही हैं और कोई इंसान भारत में आके भारत के लोगों पे हमला कर दे, भारत के नागरिकों पे हमला कर दे और बचने के लिए वो तरह तरह के नारे करने लगे, तो क्या हम उनको मान लेंगे? हमारी सरकार उनको मान लेगी? हमारी पुलिस उनको मान लेगी? हमारा कोर्ट उनको मान लेगा? कौन मान लेगा बताओ? चोला अगर कोई ओढ़ ले तो उनको मान लेंगे? कोई नहीं मानेगा। इसी प्रकार आपने भारत के कानून को तोड़ा है, आपने नेपाल के कानून को तोड़ा है। आप कुछ भी कर लो, आपको जेल होगी होगी। कितने भी ढोल बजा लो, कितने भी दीवे जला लो, आपने अपने आप को बचाने के लिए पता नहीं क्या क्या जतन कर लिए, लेकिन